सो अब हम एक डेटा के मीडियम से समझेंगे कि कैसे किसी डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो देखिए, हम ये लोन का एक डेटा सेट है जिसे हम लोग यूज़ में लेने वाले, इसे प्रोसेसिंग अप्लाई करने वाले। अभी हम लोग मॉडल कोई ट्रेन नहीं करेंगे, बस हम लोग चीज़ों को प्रोसेस करना सीखेंगे, कैसे इस रॉ डेटा को हम लोग स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। लाइक अपने पास इसमें डेटा में कॉलम क्या है, जेंडर है, मैरिड है, डिपेंडेंट है, एजुकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, एप्लीकेशन इनकम है, को एप्लीकेंट इनकम है, लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट टर्म है, क्रेडिट हिस्ट्री है, प्रॉपर्टी एरिया है, लोन स्टेटस है। हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे टैक्स डेटा, कैटेगरिकल डेटा के साथ साथ इसमें अपना न्यूमेरिकल डेटा भी है। तो हम पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा जो मॉडल होता है कैटेगरिकल डेटा पे ट्रेन नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है, कैटेगरिकल डेटा को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे। जैसे कि फिल्टर जैसे ही हम लोग देख रहे हैं, प्रॉपर्टी में अपना कितने क्लासेज है, टोटल, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन। मतलब कि अपना जो कैटेगरिकल डेटा है यहाँ पे कितना है, बस तीन टाइप की यहाँ पे कैटेगरिकल डेटा है, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन। अगर यहाँ पे हम लोग लेबल इनकोडर अप्लाई कर दे तो क्या हमारा जो टैक्स डेटा है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लेबल इनकोडर अप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा क्लास है। यहाँ पे बाइनरी क्लास है, बाइनरी इनकोडर काम नहीं करेगा। बाइनरी इनकोडर तब काम करता है बस 2 क्लासेज हो, वैसा फीचर जिसमें बस 2 क्लासेज रिपीट कर रहे हो, तो वहाँ पे बाइनरी इनकोडर अप्लाई करके टैक्स को हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने कितने हैं, 3 क्लास है, रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन। यहाँ पे जब 3 कैटेगरी दिख रही है यहाँ पे, तो तीनों कैटेगरी को जब नंबर में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे लेवल इनकोडर है, अप्लाई करेंगे। ये क्या करेगा कि सबको इसको 0, इसको 1, तो इसको 2 असाइन कर देगा, मतलब यूनिक नंबर एक असाइन कर देगा। इससे क्या अपना टैक्स डेटा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अपना जो लोन स्टेटस है, लोन स्टेटस में कितने, बस 2 यहाँ पे कैटेगरिकल डेटा है, यस और नो है। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे, बाइनरी इनकोडर। ये क्या करेगा, वाई को 1 या वाई को 0 कर देगा, मतलब अपने यस और नो को 0, 1 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये क्या हुआ, एक नंबर में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही देखो अपना ये एजुकेशन है, एजुकेशन में कितने, बस 2 यहाँ पे कैटेगरिकल डेटा है, बस 2 टाइप के हमेशा रिपीट हुए हैं। हमारा जो कैटेगरिकल यहाँ पे एजुकेशन जो हमारा रो है, एजुकेशन जो हमारा कॉलम है, उस कॉलम में बस 2 ही क्लास, 2 ही कैटेगरिकल डेटा बार बार रिपीट किए हैं, बस 2 ही। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसमें भी बाइनरी को इनकोडर अप्लाई करके इसे 0, 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ग्रेजुएट को 0 और नॉन ग्रेजुएट को 1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है, टैक्स डेटा भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, जेंडर है, तो जेंडर में भी क्या है, मेल है, फीमेल है। तीसरा क्या है, ब्लैंक है। अगर ब्लैंक मतलब कि कोई इसमें कुछ ऐसा, ब्लैंक मतलब क्या समझ रहे हैं, इसमें कोई एक ऐसा रो है जो एम्प्टी है। हम लोग क्या चाहिए, इस चीज़ों का यहाँ पे एक एनालिसिस किया, इस रो में मतलब इस कॉलम में एक ऐसा सेल भी एग्जिस्ट कर रहा है जो ब्लैंक है। मतलब यहाँ पे ब्लैंक इसलिए दिखा है कि वो सेल एम्प्टी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल को या तो रिमूव करना पड़ेगा या उसे उसके मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, मीडियन वैल्यू से उसे फिल करना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग चीज़ों के यहाँ पे क्या किए, एनालिसिस किए, कैसा हमारा डेटा था, रॉ फॉर्मेट था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में था। तो हमारा डेटा जो था यहाँ पे रॉ फॉर्मेट था, कुछ टैक्स डेटा है, तो हम लोग टैक्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारी चीज़ों को हम रिलेट किए। उसके बाद अब आते हैं हम इंटीजर डेटा पे। तो इंटीजर डेटा आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, डेटा का कुछ आप लोग देख रहे हैं क्या सारे डेटा एक रेंज में है। यहाँ पे जो डेटा है क्या कोई रेंज में है, तो नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सेल है, ये क्या है, एक एम्प्टी सेल है, तो ये एरर दे सकता है। सबसे पहले क्या है, इस सेल को हमें हैंडल करना पड़ेगा। इसका क्या है, एवरेज वैल्यू, ये मीन वैल्यू या इसके मीडियन वैल्यू से हम लोग फिल कर सकते हैं इसे, या तो इस रो को डिलीट करेंगे। अगर रो का अपने पास डेटा कम है तो इसे हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मीन या एवरेज वैल्यू फिल करके इस रो को हम लोग फिल कर सकते हैं। और देखो हमारा जो डेटा का एक रेंज है, ये तो कि कोई 120 है, तो कोई 360 है, तो कोई 240 है। मतलब दोनों के इसमें डेटा के बीच का डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को स्केल करना पड़ेगा या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जब यहाँ स्केलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करते हैं तो क्या है, डेटा एक रेंज में आ जाती है। मैं कब से एक रेंज आपको बार बार बोल रहा हूँ, रेंज, क्योंकि डेटा को एक रेंज में रखना, स्केल में रखना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है किसी भी मॉडल को ट्रेन करने से पहले। वैसे ही ये वाला हम लोग कॉलम देखें,
अपना जो को एप्लीकेंट है यहाँ पे अपना कॉलम है, तो इसमें क्या है, कुछ जीरो है, तो दूसरा क्या है 1086 है, तो 10966 है। मतलब डेटा के बीच का रेंज बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्केलिंग करनी पड़ेगी, इसे स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करके या बहुत ऐसी टेक्निक्स है जिससे अप्लाई करके हम क्या है डेटा को एक रेंज में लाएंगे, स्केल करेंगे। ऐसे हम लोग डेटा के बारे में एनालिसिस किया। अब देखो इससे कैसे प्रोसेस स्टेप्स वाइज इसे डेटा को प्रोसेस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कि इसे प्रोसेस करने के लिए हमने इंस्टॉलेशन सीख चुका है, हम लोग प्रोजेक्ट पर भी काम इंस्टॉलेशन पिछली बार में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे किसी जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करते हैं, तो वैसे ही आप लोग को जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना है, बस यहाँ पे प्रोसेसिंग इस वीडियो में सीख रहे हैं। जुपिटर नोटबुक लॉन्च होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे। इस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोग डेटा को बस अभी प्री प्रोसेस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया। आखिर पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट क्यों किया, क्योंकि पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करके ही हम लोग किसी भी डेटा को अपने प्रोग्राम में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। और इसके अलावा पांडास लाइब्रेरी के हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा में स्टैटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, उससे एग्रीगेशन चेक कर सकते हैं, डेटा में कोई आउटलायर्स तो नहीं है, नल वैल्यू तो नहीं है, हमारा डेटा स्केल में कि नहीं है, उसका स्टैटिकल एक हम लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं सारे। दूसरा क्या है, नमपाई। नमपाई की हेल्प क्यों है यहाँ पे, नमपाई के यूज़ इस प्रोग्राम में कंपटीशन के लिए यूज़ किया गया, कैसे किसी कैलकुलेशन को फास्ट हो पाए। ये बहुत ऐसी फंक्शन हमें प्रोवाइड करेगी, हम इसे एरे का यूज़ करेंगे जो कि क्या है फास्ट किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा ये। तीसरा क्या है, हमने लेवल इनकोडर का यूज़ किया। अभी हमने डिस्कस किया था कि लेवल इनकोडर का क्या यूज़ है। तो अगर हम वैसा फीचर वैसा कॉलम जिसमें दो से ज़्यादा कैटेगरिकल डेटा उसमें रिपीट बार बार कर रही हो, तो वहाँ पे क्या है, हम लोग लेबल इनकोडर अप्लाई करके उस चीज़ों को टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लेबल इनकोडर लाइब्रेरी का यूज़ हुआ, क्योंकि कौन सा ऐसी लाइब्रेरी प्रोवाइड की, एसक्यूएल लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड की लेबल इनकोडर फंक्शन। फिर क्या है, हम लोग ने नेक्स्ट सेल में क्या किया, स्टैंडर्ड स्केलर भी हम लोग जैसे सीखे कि डेटा को रेंज में लाने के लिए, स्केल करने के लिए स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ हुआ। दूसरे सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा सेट को लोड कर रहे हैं। अब डेटा सेट लोड किसकी हेल्प से हुआ, पांडास के। तो pd.read भी एक फंक्शन होता है, इससे CSV फॉर्मेट का डेटा अपने प्रोग्राम में अपलोड किया जाता है या लोड किया जाता है। ये क्या है, डेटा सेट का पाथ, मतलब जो कोई डेटा, जैसे मैं जो एक्सेल जो अभी प्रेजेंट किया था, जो हम लोग अभी देखे थे, उस डेटा सेट का क्या है, लोकल पाथ यहाँ पे कॉपी करके हमें देना पड़ता है और ऐसे डेटा को रीड कराना पड़ता है। अब यहाँ से डेटा इंपोर्ट हो जाती है, तब क्या है, पांडास का हेल्प करके ये क्या, पांडास का हेल्प करके हमने क्या किया है, हेड का 10 रो यहाँ पे प्रिंट करा कि हमारा डेटा सही से लोड हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेटा हमारा सक्सेसफुली लोड हो चुका है। ये क्या कर रहा है, df.head, हेड क्या करता है, सबसे टॉप से सबसे ऊपर से, तो ये क्या करेगा, 10 रो को प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद अपना इस वाले सेल में क्या हो रहा है, df.tail, ये क्या करता है, सबसे बॉटम पार्ट से 10 रो को ये प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद अब क्या करें हम लोग, डेटा सेट का शेप। अभी चीज़ों को बस डेटा को हम लोग बारे में जान रहे हैं, तो क्या है, df.shape क्या करेगा, ये क्या करेगा, हमारे डेटा के डायमेंशन को प्रिंट करेगा। मतलब हमारे डेटा सेट में कितने रो हैं और कितने कॉलम है। तो हमारे जो डेटा सेट में 614 रो है और 13 कॉलम है। फिर क्या है, df.shape0 हमारे क्या दिखाता है, डेटा सेट में कितने रो है उस चीज़ को ये दिखा देगा। फिर df.shape1 मतलब हमारे डेटा सेट में कितने कॉलम है और shape1 को दिखा देगा। उसके बाद df.information, ये क्या है, एक इस फंक्शन से यूज़ हो रहा है, जो कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने पांडास लाइब्रेरी सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। इन फंक्शन का यूज़ करके हम चीज़ों को बहुत आसान बना रहे हैं, क्योंकि हमें कोई लूप नहीं चलाना है, यहाँ पे कोई हमें किसी टाइप के कैलकुलेशन नहीं करना, बस हमारी लाइब्रेरी को यूज़ करके देखिए कैसे सारे काम यहाँ पे आसानी से हो रहे हैं। df.information जब फंक्शन अप्लाई किया इस पर, तो ये क्या करता है, सारे डेटा टाइप, हमारा जो कॉलम है, कॉलम में यानी कि फीचर में जो भी डेटा है वो किस टाइप के हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, तो इसने बता दिया कि अपना जो जेंडर है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, अब मैरिड है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट टाइप का है, एजुकेशन है ऑब्जेक्ट टाइप का, एम्प्लॉय है ऑब्जेक्ट टाइप का है। इसके अलावा ये जो अपने फीचर्स थे क्या है, फ्लोट टाइप का है। फ्लोट मतलब कि डेसिमल वैल्यू। इस यहाँ पे हमें डेटा टाइप पता चल गया। जब डेटा टाइप हमें पता चल गया तो हमें ये पता चलेगा कि हमें किस डेटा टाइप पे कौन सी इनकोडिंग अप्लाई करनी कि नहीं करनी। अगर नंबर में ऑलरेडी है तो वहाँ पे कोई इनकोडिंग अप्लाई नहीं करनी, अगर टेक्स्ट में है तो हमें यहाँ पे इनकोडिंग अप्लाई करनी है। हम पहले डेटा सेट के अब डेटा टाइप के बारे में जान लिए। ये क्या, डी टाइप से भी क्या होता है, इसका डेटा टाइप ही प्रेजेंट होता है। अब देखो
df.describe डिस्क्राइब क्या किया, हमारे डेटा को स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन सारे प्रिंट कर दिया। हमारे डेटा सेट में मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है। जैसे देखिए हमारे डेटा सेट पे काउंट कितना है, मतलब 614 रो है जो हम ऊपर देखे थे। मिनिमम क्या है, मीन क्या है, हमारे डेटा सेट का मीन क्या है इसने वो भी दिखा दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो भी प्रिंट हो गया। मिनिमम अपने डेटा सेट पे रेंज क्या है तो 150 है। 20% क्वांटाइल्स जो हम अभी बॉक्स प्लॉट में देखे थे 2877 है। फिर 50% 300 812 है। 75% इतना है। ये क्या किया अपने जो भी ये क्या करता है एग्रीगेशन या स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन उस कॉलम का या उस फीचर का प्रिंट होता है जो हमेशा फ्लोट या इंटीजर में होता है। मतलब एक नंबर कॉलम होता है तभी उसी कॉलम पे ये सारी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन अप्लाई होती है। अगर टेक्स्ट का देख रहे हो जो भी यहाँ पे टेक्स्ट का कॉलम था उस पर अप्लाई नहीं हुई, जो भी हमारा बस नंबर कॉलम था उस चीज़ों को यहाँ पे स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है इस कॉलम। सॉरी अपना जो ये कॉलम है एप्लीकेशन का अपना कितने रो है वो पता चल गया। मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम रेंज इसका पता चल गया। कॉम्प्लिकेशन इनका को एप्लीकेंट इनकम का हमें पता चल गया कि इसमें काउंट कितना है, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मीन कितना है, मैक्सिमम कितना है। अब देखिए स्टैटिकल हम लोग स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस से भी ये भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि हमारा डेटा स्केल है कि नहीं है, इसमें आउटलायर है होगा कि नहीं होगा। इसे देखिए हमारा जो को एप्लीकेंट इनकम था इसमें मिनिमम वैल्यू कितना है 0 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितना है 41,667। मतलब इसकी और इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को स्केल करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, कैपिंग करना पड़ेगा ताकि हमारा डेटा एक रेंज में आ जाए। जैसे हमारे लोन अकाउंट का क्या है, मिनिमम वैल्यू 9 है, मैक्सिमम वैल्यू 700 है। मतलब इसके बीच का भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या है स्टैटिकल डेटा को एनालिसिस करके भी ये पता कर सकते हैं कि हमारे डेटा में जो डेटा है वो इनकन्सिस्टेंट है कि नहीं है। इसके बाद df.isNull.sum isNull क्या करता है, isNull एक फंक्शन होता है। isNull क्या करता है हमारे फीचर्स में df ये क्या हुआ सारे df हमारा क्या है, df हमारा डेटा सेट है जो हम डेटा लोड किए हैं वो हमारा df वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। मतलब df क्या कर रहा है, जहाँ पे डेटा स्टोर हुआ है उस स्टोरेज का एक नाम दे दिया है df। इसके थ्रू हम लोग इस df वेरिएबल के थ्रू वहाँ पे जाके उस डेटा को एक्सेस करेंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं लाइक कहीं भी अगर डेटा स्टोर होता है लाइक मान लो कि मेमोरी में कोई स्पेस होता है, स्पेस में हम कोई डेटा मतलब एक स्पेस पे जाके 5 पे स्टोर कर दिया, बस उस स्पेस पे जाके मैं 5 को एक्सेस क्या करूँगा तो मतलब उस स्पेस पे जाके या उस स्लॉट का मैं एक नाम दे दूँगा, क्या उस स्पेस का एक नाम दे दूँगा ए। तो मैं क्या करूँगा ए वेरिएबल को जब कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा उस स्पेस में जाके उस डेटा को फैच करके हमें ला के देगा। वैसे ही df क्या एक वेरिएबल है जहाँ पे अपना डेटा सेट उस स्टोर पे उस स्पेस में जाके स्टोर है। df उस स्पेस के मतलब एक स्पेस का जो होता है उसके नाम को या उस स्पेस को डिनोट कर रहा है। तो df के थ्रू जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है वहाँ पे अप्लाई करेंगे isNull क्या करेगा चेक करेगा वहाँ पे सारे कॉलम में कोई यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम तो नहीं है जहाँ पे नल रो है। तो हम लोग देखे थे कि वो हमारे डेटा में कुछ ऐसे रो भी है जिसमें एम्प्टी सेल था, कोई सेल में कोई डेटा फिल ही नहीं था। वो क्या करेगा isNull फंक्शन उसे डिटेक्ट करेगा, सम क्या करेगा उस चीज़ को काउंट करके बता देगा कि कौन से फीचर में कितने नल डेटा है। तो देखिए इसने बता दिया कि अपना जो जेंडर कॉलम है, जेंडर कॉलम में 13 नल वैल्यू है, मैरिड में 3 है, डिपेंडेंट में 15 है, एजुकेशन में 0 है, सेल्फ एम्प्लॉय में 32 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारा नल सेल है इसे क्या करना पड़ेगा, हमें फिल करना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ पे कोड देख रहे हो कोड देखिए यहाँ पे करना नहीं है, बस आप लोग को चीज़ों को जानना है। आप लोग बस डेटा को एनालिसिस कर लोगे, कोड आप किसी भी एआई को बोलोगे कि मेरे डेटा, आप लोग को चीज़ों को बस देख लेना है कि मेरे डेटा में ये आउटलायर्स है या नल वैल्यू है। अब इसे तो मेरे को इसका कोड दे कि कैसे मैं इस नल वैल्यू को अपने डेटा से डिलीट करूँ और इसे स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट करूँ। तो वो क्या आपको क्या करेगा, सेल वाइज इसका कोड दे देगा। हाँ तुम इस सेल को अगर इस कोड को अगर रन करोगे तो तुम्हारे डेटा से नल वैल्यू डिलीट हो जाएगा और तुम्हारा डेटा एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो आपको लोगों को बस क्या करना है, बस अभी कुछ फंक्शंस को देखना है कि इस फंक्शन का यूज़ करें। फिर ये छोटे छोटे फंक्शन आप लोग याद कर सकते हैं। isNull क्या कर रहा है, अपने डेटा सेट में जाके नल सेल को डिटेक्ट कर रहा है। .sum क्या कर रहा है, उस जितने भी सारे यहाँ पे नल वैल्यू चीज़ों को काउंट करके बता रहा है कि हमारे डेटा सेट में इतने नल वैल्यू है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि हमारे कौन सा फीचर में नल वैल्यू है। अब क्या करेंगे, हम इस चीज़ों को हैंडल करेंगे। अब हैंडल कैसे करेंगे ताकि ये नल वैल्यू हट जाए। तो यहाँ पे फंक्शन में हमने क्या किया कि देखो df कॉलम मतलब ये कब कहाँ अप्लाई हो रहा है, अपने बस इंटीजर और फ्लोट टाइप के कॉलम पे। हमारे जो डेटा सेट है उसमें 2 टाइप के डेटा सेट थे, एक था अपना कैटेगरिकल डेटा, दूसरा था ऑब्जेक्ट डेटा, दूसरा क्या था फ्लोट टाइप।
तो ये जो अपना कैलकुलेशन अप्लाई हो रहा है इंटीजर और फ्लोट डेटा पे अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉलम में देखो फिल एन ए, मतलब जो भी अगर कोई ऐसा एम्प्टी सेल है सबसे पहले उसमें एन ए फिल कर दो। एन ए फिल होने के बाद ये क्या करेगा, अपने डेटा से उस फीचर का मीन मतलब एवरेज निकालेगा और उस एवरेज वैल्यू को उस नल सेल में जाकर फिल कर देगा। इससे क्या होता है, हमारा जो भी डेटा सेट है उस जो डेटा सेट में जो भी एम्प्टी सेल था वो फिल हो जाएगा, अपना डेटा स्टैंडर्ड बन जाएगा। ये क्या किया इस फंक्शन ने, सेम क्या किया, अपने इंटीजर वैल्यू और फ्लोट टाइप का जो भी कॉलम थे उस पर क्या किया, सारे का मीन निकाला और मीन निकाल के जो भी एम्प्टी सेल था उसमें जाके ये प्रोग्राम फिल कर दिया। सेकंड में क्या है, अब जब हम चेक करेंगे कि हमारे डेटा में कोई नल वैल्यू है कि नहीं है, तो जब मैंने डीएफ में अब इज नल अप्लाई किया तब मेरे डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है 0 0 दिखा दिया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे हमने नल वैल्यू को हैंडल कर दिया। अब क्या हम अपने डेटा सेट में चेक करेंगे कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, हम क्या करेंगे उस चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो हमारे डेटा में जब हमने टेस्ट किया डीएफ डॉट डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट हमारे डेटा सेट पे क्या है डुप्लीकेट फंक्शन अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगा सारे फीचर को डिटेक्ट करेगा, सारे फीचर पे फंक्शन अप्लाई करके फीचर अप्लाई करेगा कि इस कॉलम में या सॉरी इस रो में डेटा सेट या डेटा सेट के इस रो में कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। तो सम क्या करेगा उस डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट करके बता देगा कि हाँ भाई तुम्हारे इसमें इतने डुप्लीकेट कॉलम है, तुम्हें इसे हैंडल करना पड़ेगा। बट हमें क्या है नंबर ऑफ डुप्लीकेट रो में 0, मतलब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं था, इसलिए हमें कोई हैंडल करने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद क्या है, फिर हमने यहाँ पे डुप्लीकेट 0 है, फिर यहाँ पे डेटा को हम लोग यहाँ पे फिर से प्रिंट करिए ताकि चीज़ें सही दिखे। अब क्या है, आइडेंटिफाई एंड प्रिंट ऑल कैटेगरिकल टेक्स्ट एंड कॉलम इन द डेटा सेट। अब जब हम लोग नंबर को या डुप्लीकेट को भी हैंडल कर लिया, आउटलायर को भी हैंडल कर लिया, डेटा को क्लीन भी कर लिया, अब क्या करेंगे हम लोग जो टेक्स्ट डेटा था उसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट कॉलम जो है पहले उससे हम डिटेक्ट पता कर लेंगे कौन कौन सा कॉलम है जो टेक्स्ट में है। तो ये फंक्शन हमारा इस सेल में कोड में क्या हो रहा है कि ये हमारा जो कोड है डिटेक्ट करके बता रहा है कि अपने डेटा सेट में कितने ऐसे कॉलम है जो टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट डेटा कंटेंट किए हैं। तो लोन आईडी, जेंडर, मैरिज, डिपेंडेंट, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉय, प्रॉपर्टी एरिया, लोन स्टेटस, ये अपने ऐसे कॉलम है अपने डेटा सेट में जिसमें बस कैटेगरिकल डेटा है। हमें क्या है इस कैटेगरिकल डेटा को नंबर में कन्वर्ट करना है। कैटेगरिकल डेटा बोले सॉरी, या इसे ऑब्जेक्ट डेटा भी बोले। हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट डेटा कैटेगरिकल डेटा को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो लेवल इनकोडर फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इनकोडर लेवल इनकोडर फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, ये क्या करेगा सारे डेटा सारे जो भी अपने कैटेगरी ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम है सारे कॉलम पे अप्लाई होगा। ये क्या करेगा जो भी अपना टेक्स्ट डेटा था उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो इसे हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते थे सिंपली, जैसे और थोड़ा स्टेप बढ़ता क्या करेंगे, जो भी अपना जिसमें देख रहे थे बस 2 क्लास है, एजुकेशन है नॉन एजुकेशन, तो बाइंडिंग इनकोडर अप्लाई करती है। बट अगर हम लोग लेबल इनकोडर अप्लाई करते हैं तो ये क्या सेम काम करेगा ना। अगर बाइंडिंग इनकोडर बस 2 चीज़ों के लिए काम होता है, लेकिन जो अपना लेबल इनकोडर है 2 क्लास के अलावा हर एक अगर 2 से ज़्यादा भी अगर उसमें टाइप के ऑब्जेक्ट हो तो उस पर भी अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे 2 हम इनकोडिंग नहीं अप्लाई करके बस एक इनकोडिंग का हेल्प करके ही 2 क्लास के ऑब्जेक्ट को या मल्टीपल क्लास के अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट बस रिपीट कर रहे हो तो दोनों को ये टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हमने लेबल इनकोडर का यूज़ किया, जो 2 क्लास है या 2 से ज़्यादा हो सबको ये क्या करेगा टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट कर देगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन आईडी का जो भी आईडी थी सारे का एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 से ज़्यादा क्लास थे उस पर भी काम किया। अपना जो जेंडर था मेल और फीमेल तो उस पर भी काम किया, मेल को 1 बना दिया, फीमेल को 0 बना दिया। अपना मैरिड था, मैरिड है कि नहीं है, मैरिड है तो 0, नहीं है तो 1 है। मतलब क्या किया चीज़ों को एक नंबर में डिकोड कर दिया। हम इसे बाइंडिंग इनकोडर के भी हेल्प से कर सकते थे, इसे लेबल इनकोडर के भी हेल्प से कर सकते थे, लेकिन लेबल इनकोडर एक साथ सब में अप्लाई होता है लेकिन बाइंडिंग इनकोडर नहीं होता। इसलिए जो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है उसका यूज़ करके हम लोग चीज़ों को डिकोड कर दिए। अब अपने पास जो सारे डेटा है डिकोड हो चुकी है टेक्स्ट में, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी क्या प्रोसेस बाकी है। तो सभी इसमें प्रोसेस बाकी है स्टैंडर्ड स्केल करना, क्योंकि अभी हमारे डेटा एक रेंज में नहीं है। अभी क्या करना है, हम चीज़ों को रेंज में लाना है। ये तो अपना लेबल इनकोडर कैसे चीज़ों को, जैसे आईडी था तो कैसे इनकोड किया उससे लेबलिंग कर, जैसे ये वाला जो टेक्स्ट था इसे 0 दे दिया, इस वाले आईडी को 1 दे दिया, 2 दे दिया, मतलब टेक्स्ट को देखो कैसे नंबर में मैप किया है। ऐसे ही डेटा को क्या किया फिल कर दिया, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट किया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब चीज़ों को 2 चीज़ों में बांट रहे हैं। मतलब अपने डेटा सेट में क्या था, आउटपुट कॉलम में था फीचर्स था, मतलब यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लोन तुम अपना इसमें आउटपुट कॉलम क्या है, लोन स्टेटस, मतलब तुम्हारा लोन अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कभी मॉडल को ट्रेन करने से पहले इससे 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है। आउटपुट को एक
फीचर्स को हमें अलग करना पड़ता है और लेबल को अलग करना पड़ता है। इससे हम लोग दो वेरिएबल के फॉर्म में मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, ये मेरा फीचर और ये मेरा इनपुट है। तो वो क्या करता है, फीचर्स को लर्न करके आउटपुट से मैप करता है कि हाँ ये फीचर इसका है तो इसका ये आउटपुट होगा। इसलिए मैं क्या करना पड़ता है, डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है, फीचर्स एक साइड, फीचर एक वेरिएबल के अंदर और आउटपुट एक वेरिएबल के अंदर। तो हमने क्या किया कि एक्स के अंदर क्या किया, लोन स्टेटस और लोन आईडी किसी काम का नहीं होता, इसलिए हम लोन आईडी को डिलीट कर सकते हैं। ये क्या है, अपना इनकन्सिस्टेंट डेटा है। अभी हम इसके बारे में पढ़े थे, कोई ऐसा भी कॉलम हमारे डेटा सेट में हो सकता है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें अपना लोन आईडी एक ऐसा डेटा था जो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स के अंदर लोन स्टेटस और लोन आईडी को डिलीट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो भी वेरिएबल को हटा के सारे वेरिएबल जो भी अपने कॉलम में सारे को एक्स के अंदर स्टोर किए, सिवाय इन दोनों के। इसमें देखो लोन स्टेटस को इसलिए हटाया क्योंकि ये अपना आउटपुट कॉलम था। आउटपुट कॉलम को कभी अपने एक्स के अंदर नहीं रखेंगे, एक्स के अंदर अपने बस फीचर्स रखने हैं। तो फीचर्स में इन दोनों के अलावा सारे कॉलम स्टोर हैं, बस इन दोनों को ड्रॉप किए हैं। अब क्या करेंगे, इसका तो हमें हटा देंगे, लोन आईडी का कोई यूज़ नहीं है, बट लोन स्टेटस को हम वाई के अंदर स्टोर करेंगे। अब वाई क्या है, हमारा आउटपुट कॉलम को बस दिखा रहा है, और एक्स कॉलम के अपना एक्स वेरिएबल के अंदर अपने सारे फीचर्स हैं। एक्स के अंदर सारे फीचर्स, वाई के अंदर अपने लेबल। अब अपना डेटा स्प्लिट हो चुका है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग जब डेटा स्प्लिट हो चुकी है, अब अप्लाई करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर। अब या इससे हम लोग प्रोसेसिंग टाइम भी कर सकते थे या स्प्लिट के बाद भी कर सकते हैं। इससे हम लोग दोनों स्टेप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्ड स्केलर जैसे मैंने अभी बताया था, स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ किसी भी डेटा को एक रेंज में लाने के लिए होता है जो -1 के 1 के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टैंडर्ड स्केलर लाइब्रेरी फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ पे एक्स स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर ये फिट डॉट ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन होता है इसका। इसमें एक्स जो हमारा फीचर सारे जो एक फीचर्स निकाल के एक्स के अंदर स्टोर किए थे वो हम लोग स्केलर के अंदर दे दिए। अब ये स्केलर फंक्शन क्या करेगा, सारे एक्स के जो भी फीचर्स हैं सारे को स्केल कर देगा, एक रेंज में ला देगा। यहाँ पे एक्स फीचर अपने स्केल हो गया, इसे स्केल करके किसके अंदर स्टोर किए, एक्स स्केल एरे के अंदर। और दूसरा क्या, जब पी डी डॉट, अब ये क्या हुआ, एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब लेकिन हमें डेटा सेट किस फॉर्म में करना पड़ता है, एक डेटा फ्रेम के अंदर, क्योंकि हम कभी एक डेटा फ्रेम ही हमेशा मॉडल को देते हैं ट्रेन होने के लिए, एरे फॉर्म में नहीं देते, एक टेबलर फॉर्मेट में देते हैं, वो जो टेबल फॉर्मेट हो। तब क्या है, या एक्सेस के एरे को हम लोग क्या दिया, डेटा फ्रेम में, फिर डेटा फ्रेम फंक्शन अप्लाई करके इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, जो आपको दिख रहा है एक टेबल फॉर्मेट में। अगर ये डेटा फॉर्मेट में नहीं होता तो बस एक एरे फॉर्म में आपको दिखता। अब क्या किया, स्केल करके हम लोग चीज़ों का क्या, यहाँ पे 10 रो का मैंने प्रिंट किया ताकि आप लोग देख पाए कि एरे में, इसे एरे में कन्वर्ट के हमने स्केल तो किया, फिर इसे हम लोग इसके बाद डेटा को हम लोग डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट कर दिया ताकि टेबलर फॉर्मेट ये दोबारा आ जाए। हमारा डेटा फिर टेबलेट फॉर्मेट में आ चुका है। तो आप देखें कि हमारा डेटा में जितने भी सारे वैल्यू थे सारे के सारे स्केल हो चुके हैं। ये सारे स्केल कितने होंगे, -1 से 1 के, ये -1 से 1 के बीच में सारे स्केल हो चुके हैं। इसमें कोई भी फीचर आप या कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा जो -1 से छोटा और -1 से बड़ा हो। अब सारी चीज़ें जब ये इस फॉर्मेट में आ जाती है, मतलब हमारा डेटा अब ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पूरे प्रोसेसिंग पार्ट को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझा कि सबसे पहले हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप का डेटा हमारे पास है, किस टेक्निक्स को अप्लाई करें हम लोग का ऑब्जेक्ट डेटा को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटा को स्केल कर सकते हैं, कैसे इनकन्सिस्टेंट डेटा को हैंडल कर सकते हैं, मतलब कैसे आउटलायर्स को हम लोग हटा सकते हैं डिफरेंट। ये सब क्या होता है, हम लोग ने एक बेसिक प्रोसेसिंग पार्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब जब हम धीरे धीरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या इससे और ज़्यादा स्टेप्स को सीखेंगे। इसके लिए अभी बहुत ऐसी टेक्निक्स होती थी कि डेटा को हैंडल करने की, हमने बस बेसिक पार्ट को क्लियर किया है कि कैसे रॉ डेटा को स्टैंडर्ड डेटा में हम लोग लाएंगे। तो देन अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। अगर इतनी चीज़ें आपको, अगर आप लोगों को अब क्या करना है, डेटा सेट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, जैसे क्या है गूगल पे जाके आप लोग को डेटा सेट डाउनलोड करना है। जितने सारे मैंने प्रोसेस बताए सारे प्रोसेस उसमें अप्लाई करने हैं, कैसे डेटा सेट को रॉ डेटा से स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग को ये सारी चीज़ें सीखना है। अभी कोई मॉडल ट्रेन नहीं करना, बस प्रोसेसिंग पार्ट सीखना है कि जब आप लोग डेटा को प्रोसेस करना सीख लोगे तो मॉडल ट्रेन तो हम करा ही दूँगा मैं, ठीक है। देन आज के लिए इतना ही।